guys, welcome to Dental Thesis. So, this is the second part of your previous video on the topic developmental disturbances of the oral cavity. Okay, and do like, share, and subscribe to my channel. So, basically, in this part, we will study about the developmental disturbances of the tongue. Okay, so here in this, we will deal on the microglossia, macroglossia, ankyloglossia, cleft tongue, fissured tongue, median rhomboid glossitis, benign migratory glossitis, hairy tongue, lingual varices, and lingual thyroid nodule. Okay, so now we will be getting brief on every developmental disturbance. So firstly we come to the microglossia. Micro means small and glossia means tongue. Okay, so microglossia means small and your rudimentary tongue. Okay, now basically two types का हो सकता है, true और relative. Relative means वो है कि मतलब कि आपके जॉ साइज के कंपैरिजन में या आपके टंग के सराउंडिंग जो भी ओरल कैविटी में स्ट्रक्चर है उसके कंपैरिजन में आपका जो टंग है वो थोड़ा सा छोटा लग रहा है. ठीक है, सो दो टाइप का हो गया, ट्रू एंड रिलेटिव. एंड इसमें कोई भी सेक्स प्रेडिलेक्शन नहीं होता एंड ये बहुत ही रेयर कंजेनाइटल एनोमली है. नाउ अब ये होती कैसे है? सो बेसिकली जब हमारा फर्स्ट वीक ऑफ जेस्टेशन होता है तो उसमें जो हमारी फीटल सेल्स होती है विच जो कि हमारी हेल्प करती है टंग की फॉर्मेशन में, उसको ट्रॉमा होता है. ठीक है, नाउ कभी कभी अब हमारा माइक्रोग्लॉसिया के साथ टंग इतनी छोटी होती है कि वो हमारी रिट्रैक्ट कर जाती है फेरिंग्स की तरफ, है ना. तो कभी कभी हम कह सकते हैं कि along with microglossia साथ में ग्लोसोप्टोसिस भी प्रेजेंट होता है. देन वी कम टू इट्स फेट कि कैसे प्रोग्रेस करता है आगे माइक्रोग्लॉसिया. तो अगर किसी के पास किसी को रूडिमेंट्री टंग है तो उसकी वजह से क्या होगा, लैक ऑफ मस्कुलर स्टिमुलाई होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगी ट्रांसवर्स आर्च की, जिसकी वजह से कोई एंटीरियर ग्रोथ नहीं होगी मैंडिबल की, एंड उसकी वजह से सिवियर माल ओक्लूजन होगा क्योंकि मैंडिबल भी छोटा रह गया ना, तो उसमें क्राउडिंग हो जाएगी तो माल ओक्लूजन होगा. So this was all about the microglossia. Okay, now we come to macroglossia. So macro means something larger and again glossia means tongue. So macroglossia is a condition जहाँ पे patient के पास enlarged tongue होती है. Okay, अब बेसिकली ये दो चीजों में क्लासिफाइड है हमारा, ट्रू और स्यूडो. ओके, स्यूडो मीन्स अगेन अ टाइप ऑफ इल्यूजन, अगेन अ टाइप ऑफ इल्यूजन कि हमें चीज ऐसी दिख रही है, मतलब एक्चुअली वैसा है नहीं बट इट्स लुकिंग लाइक दैट. ओके, सो दो टाइप में ये क्लासिफाई कर सकते हैं हम इसको, ट्रू एंड स्यूडो. एंड अगेन ट्रू कैन बी क्लासिफाइड इनटू फर्दर टू टाइप्स. वन इज योर कंजेनाइटल एंड अदर वन इज योर एक्वायर्ड. ठीक है, सो अब हम आते हैं स्यूडो मैक्रोग्लॉसिया. ठीक है, सो स्यूडो मैक्रोग्लॉसिस, इसमें बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि हमने जो टंग है ना वो एक ऐसी एबनॉर्मल पोजीशन में बैठ गई है कि जिसकी वजह से मतलब कि हमें ये स्यूडो मैक्रोग्लॉसिया हो रहा है. ठीक है, सो अब कैसे ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें हमारी जो टंग है वो एक एबनॉर्मल पोजीशन पे हो जाए. सो इट कैन बी ड्यू टू योर हैबिचुअल पोस्चरिंग ऑफ द टंग. ठीक है, मतलब आपकी ऐसी हैबिट बन गई हो कि आप टंग को उस ही रॉन्ग वे में प्लेस करते हो. ओके, देन अनदर इट कैन बी योर एनलार्ज टॉन्सिल्स और एडेनॉइड, or it can be your low palate and your decreased oral cavity volume displacing the tongue, or it can be your retrognathism, मतलब वो severe mandibular deficiency, or it can be your neoplasm which is displacing your tongue, or hypotonia of the tongue. Okay, so these are all the reasons for your pseudo macroglossia. Now we come to your true macroglossia.
So again, true is of two types, congenital and acquired. So basically congenital macroglossia के causes क्या है, या तो आपका ओवर डेवलपमेंट हो जाए मस्कुलेचर का, है ना, डेवलपमेंट के वक्त ही कोई दिक्कत आ जाए, या फिर हमारा जो congenital macroglossia होता है ना, वो टू सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड होता है. वन इज योर डाउन सिंड्रोम एंड अदर वन इज योर बेकविथ-विडमेन सिंड्रोम. ओके. एंड व्हाट आर द कॉजेज फॉर योर एक्वायर्ड मैक्रोग्लॉसिया, कि कोई भी ट्यूमर है टंग में, जैसे कि आपका लिम्फेंजियोमा, हेमांजियोमा और न्यूरोफाइब्रोमा, या फिर आपका कोई एक्रोमेगेली है, या फिर मिक्सिडीमा है जो कि आप थायराइड में पढ़ोगे, ठीक है, वन ऑफ द थायराइड डिसीज है ये, या फिर कोई अमाइलॉइडोसिस है बंदे को, ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे अभी हमने डील किया कि व्हाट इज मैक्रोग्लॉसिया एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ट्रू एंड स्यूडो, एंड उनके अपने फर्दर कॉजेस, ठीक है. नाउ नाउ फर्स्टली अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो कंजेनाइटल मैक्रोग्लॉसिया है वो टू सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड है. वन इज योर डाउन सिंड्रोम एंड अदर वन इज योर बेक्विथ-विडमेन सिंड्रोम. सो पहले हम पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम. ओके. सो डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 21 सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है उसकी हमारी ट्राइसोमी होती है ना, मतलब वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है ना. और इसको हम मोंगोलिज्म भी कहते हैं, बिकॉज ये मंगोल के पीपल में बहुत ज़्यादा ही कॉमनली अकरिंग होती है. अब सिम्टम्स क्या होते हैं इस डाउन सिंड्रोम के, तो बेसिकली स्मॉल हेड होता है एट बर्थ, वाइट स्पॉट्स होते हैं कलर्ड पार्ट ऑफ द आई पे, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है, शॉर्ट और थिक हैंड होते हैं, शॉर्ट ईयर्स होते हैं एंड डेंटल प्रॉब्लम्स होती है. फाइन. Now we come to ki what are the features, means what are the oral manifestations, or you can say oral findings of the Down syndrome. So basically in oral findings what we see is, we see broad lips, ओपन माउथ विथ प्रोट्रूडेड टंग, है ना. ऑब्वियसली अगर हमारा मैक्रोग्लॉसिया है तो माउथ थोड़ा ओपन रहेगा और टंग ऐसे बाहर की तरफ रहेगी, है ना, मैक्रोग्लॉसिया. फिशर्ड टंग, जो कि हम आगे और ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं अभी. फिशर्ड लिप्स, नैरो पैलेट, माल ओक्लूजन, जीरोस्टोमिया. जीरोस्टोमिया मीन्स ड्राई माउथ, है ना. एंड पेरियोडोंटाइटिस मीन्स वही अगर आपका कोई भी डिसऑर्डर हो पेरियोडोंटल लिगामेंट में, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपका वहाँ पे, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है ये पेरियोडोंटल लिगामेंट का. और नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजोवाइटिस, जिसमें आपका इन्फ्लेमेशन होता है जिंजाइवा का, जो कि आपका रेड एरिथमेटस स्वेलन अपीयर करने लग जाता है ना. और इट कैन बी अ डिलेड इरप्शन ऑफ प्राइमरी एंड परमानेंट. So these are your oral findings in your Down syndrome. Now we come to Beckwith-Wiedemann syndrome. ठीक है, another syndrome associated with your congenital macroglossia. So क्या होता है Beckwith-Wiedemann syndrome में? Basically in this we have a growth abnormalities. Okay. सो क्या होता है इसमें, सोमेटिक ओवरग्रोथ हो जाती है, ठीक है. इसमें बेसिकली आपकी सोमेटिक ओवरग्रोथ होती है, वही मैक्रोग्लॉसिया होता है, गिगैंटिज्म होता है, एनलार्ज्ड एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, ईयर क्रीसेस होती है, ठीक है. और जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ठीक है. उसके बाद विसरोमेगेली होती है, मीन्स जो आपके विसरल ऑर्गन्स होते हैं आपकी एब्डोमेन वगैरह में, वो सारे एनलार्ज्ड हो जाते हैं. फैलोसील होता है, यानी कि अम्बिलिकल हर्निया को हम बोलते हैं, ठीक है. किडनी एबनॉर्मेलिटीज होती है, एडवांस्ड एजिंग होती है, और जो आपका बर्थ के टाइम पे जो उस चाइल्ड का वेट और हाइट होता है वो मोर देन 90% होता है, और 1000-fold इंक्रीज होता है इन रिस्क ऑफ डेवलपिंग द चाइल्डहुड ट्यूमर्स. ओके. So these all are the features of your Beckwith-Wiedemann syndrome, which all are related to your growth abnormalities. कि सब चीज मतलब उस चाइल्ड में बेसिकली एनलार्ज ही हो रही है ना, चाहे उसके वेट की, हाइट की, उसके ऑर्गन की बात कर ले, या उसके ओरल कैविटी के अंदर कोई टंग की बात कर ले, है ना. So this was all about the Beckwith-Wiedemann syndrome. नाउ वी कम टू द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ योर मैक्रोग्लॉसिया, है ना. मतलब अभी तक हमने बेसिकली अब तक हम स्लाइड में क्या पढ़ते आए थे, उसमें उसकी डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके अपने पर्टिकुलर कॉजेस, ठीक है. एंड उसके बाद हमने दो सिंड्रोम के बारे में पढ़ा अभी, जो कि कंजेनाइटल मैक्रोग्लॉसिया से एसोसिएटेड थे.
Now we will be dealing with the clinical features of the macroglossia. So what are these? Noisy breathing होती है because आपका माउथ एकदम ओपन रहता है ना, तो नॉइजी ब्रीथिंग होती है, डिफिकल्टी होगी ऑब्वियसली बात है चूइंग और स्वेलोइंग में, ड्रूलिंग होगा जब माउथ ओपन रहेगा तो आपका ड्रूलिंग मीन्स वही सलाइवा जो है वो बाहर आएगा, ओके। स्लर्ड स्पीच होगी, वाइड एंड इंटरडेंटल स्पेस होगा, ओपन बाइट या फिर मैंडिबुलर प्रेग्नेटिज्म होगा, ड्राई और क्रैक टंग होगी, और अल्सरेशन या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन और हेमोरेज वगैरह होगा, ओके। These all are the clinical features. अब हाउ विल वी ट्रीट दिस कंडीशन? सो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि ऑब्वियसली बात है अगर हमारा ये मैक्रोग्लॉसिया अगर मतलब टंग इतनी एनलार्ज्ड है कि वो हमारे ओरोफेरेंजियल फंक्शन को डिस्टर्ब कर रही है, मतलब वो खाने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, है ना, और मे भी हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी करने लग जाए। अगर ये ओरोफेरेंजियल फंक्शन में अगर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है तो हमें उसको सर्जिकल रिडक्शन या फिर ट्रिमिंग करनी होती है, ओके। नाउ वी कम टू एंकाइलोग्लॉसिया, ठीक है, एंड जिसका पॉपुलर अदर नेम क्या है? टंग टाई, ओके। सो अब एंकाइलोग्लॉसिया क्या होता है? ठीक है, सो बेसिकली एंकाइलोग्लॉसिया आपकी वो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि आपकी जो टंग होती है वो फिक्स हो जाती है फ्लोर ऑफ द माउथ से, है ना। अब अगर आपकी टंग फिक्स हो गई फ्लोर ऑफ द माउथ से तो वो एक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट कॉज करेगी, ऑब्वियस सी बात है। किसी चीज को अगर आप किसी से टाई कर दोगे तो वो ढंग से अपनी मूवमेंट शो नहीं कर पाएगी। सो सिमिलरली इज द केस विथ एंकाइलोग्लॉसिया कि इसमें जो हमारी टंग होती है वो फ्लोर ऑफ द माउथ से फिक्स हो जाती है जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट भी हो सकता है या ये हमारा पार्शियल भी हो सकता है, एंड बेसिकली हम पार्शियल एंकाइलोग्लॉसिया को हम बेसिकली टंग टाई कहते हैं, ठीक है। सो और ये हमारा 1.7% ऑफ नियोनेट्स में होता है, इसमें भी कोई सेक्स प्रेडिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। और अब हम आते हैं पर्टिकुलर इसके टाइप्स पे, है ना। सो बेसिकली कंप्लीट एंकाइलोग्लॉसिया किसकी वजह से होता है? जब हमारा टंग जो है वो फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ बिल्कुल फ्यूज कर जाए, ठीक है। एंड पार्शियल एंकाइलोग्लॉसिया क्या होता है? जब अगर किसी का एकदम शॉर्ट लिंगुअल फ्रेनम हो। लिंगुअल फ्रेनम क्या होता है? लिंगुअल फ्रेनम क्या होता है ना कि आपकी टंग के अंडरनेथ, ठीक है, आपके टंग के बेनेथ जो आपका ये म्यूकोजल फोल्ड होता है ना, दैट इज बेसिकली योर लिंगुअल फ्रीनम, ठीक है। तो पार्शियल एंकाइलोग्लॉसिया क्यों होता है? क्योंकि आपका वो जो लिंगुअल फ्रीनम होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, या फिर जिसकी वजह से या फिर जो आपका जो ये फ्रीनम है वो इतना ज्यादा मतलब कि इतना नियर अटैच होता है टिप ऑफ द टंग से कि वो ऐसा लगता है कि मतलब टंग जो है वो टाई हो रखी है, ठीक है। सो दिस इज द केस विथ योर एंकाइलोग्लॉसिया, okay. So like you can see in this picture too, you can easily visualize the lingual frenum, है ना। सो बेसिकली किसी का लिंगुअल फ्रेनम इतना ज्यादा शॉर्ट होता है, या फिर इस केस में देखो अगर हम पिक्चर के केस में जाए तो लिंगुअल फ्रेनम इतना ज्यादा पास है टिप ऑफ द टंग के और वो इतना अटैच हो रखा है उससे। सो दिस इज द केस ऑफ योर पार्शियल एंकाइलोग्लॉसिया, राइट, ठीक है। सो अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। सो क्या दिक्कत आएगी? ऑब्वियस सी बात है स्पीच डिसऑर्डर्स होंगे, है ना, डिफॉर्मिटी होगी ऑक्लूजन में, डिफिकल्टी होगी ईटिंग स्वेलोइंग वगैरह में, है ना। डेंटल प्रॉब्लम क्या आएगी? ऑब्वियसली गैप आएगा आपका मैंडिबुलर इंसाइजर के बीच में, क्योंकि टंग तो वहीं अटकी पड़ी है ना, एकदम सेंट्रल पार्ट पे, है ना। तो यहाँ पे आपका गैप आ जाता है, मोस्टली गैप आ जाता है मैंडिबुलर इंसाइजर्स के बीच में। नाउ वी कम टू इट्स ट्रीटमेंट। तो क्या कर सकते हैं हम? बेसिकली पार्शियल एंकाइलोग्लॉसिया तो सेल्फ करेक्टिव होता है, ठीक है, पर जो आपका कंप्लीट एंकाइलोग्लॉसिया होता है उसमें आपको सर्जिकली ट्रीट करना पड़ता है फ्रेन्यूलेक्टोमी से, ठीक है। यू हैव टू गिव अ इंसिजन, ठीक है, यू हैव टू रिमूव दैट लिंगुअल फ्रेनम, ठीक है, तो आपको फ्रेन्यूलेक्टोमी करनी पड़ती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एंकाइलोग्लॉसिया। नेक्स्ट वी कम टू योर क्लेफ्ट टंग। सो बेसिकली अगेन क्लेफ्ट टंग भी आपका दो टाइप का होता है, वन इज योर कंप्लीट क्लेफ्ट टंग एंड वन इज योर पार्शियल क्लेफ्ट टंग,
ओके, सो कंप्लीट क्लेफ्ट टंग क्या होता है? कंप्लीट क्लेफ्ट टंग होता है जब आपके जो लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स है, अगर आपने एम्ब्रियोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि टंग की फॉर्मेशन कैसे होती है ना? तो टंग की फॉर्मेशन में रोल होता है लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स का, है ना? बेसिकली 3 स्वेलिंग्स होती है जो एक साथ मतलब मीट करके बनाती है आपका टंग, है ना? पर जो आपके सामने के जो आपके 2 लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स होते हैं वो आपका मिला के बनाता है आपका एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग, है ना? 2/3 ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग। तो बेसिकली ये जो लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स होती है ये मर्ज नहीं कर पाती है अच्छे से, जिसकी वजह से आपको कंप्लीट क्लेफ्ट टंग होता है। ओके, और पार्शियल क्लेफ्ट टंग क्या होता है? जब आपका एक इनकम्प्लीट मर्जिंग मतलब मर्ज होता है, फ्यूज होता है, पर वो कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है? और थोड़ा सा आपका ग्रूव बन जाता है, ठीक है, mesenchymal proliferation से, ठीक है? सो दिस वाज अबाउट ए कंप्लीट क्लेफ्ट टंग एंड ए पार्शियल क्लेफ्ट टंग। तो पार्शियल क्लेफ्ट टंग ज्यादा कॉमन होता है और बेसिकली इसमें क्या होता है, डीप ग्रूव होता है मिड लाइन ऑफ द डॉर्सल सरफेस पे, है ना? और अगर आपका फूड डेब्रिस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कलेक्ट कर सकता है उस मतलब ग्रूव में, ठीक है, और वो आपको इरिटेशन वगैरह कॉज कर सकता है, ठीक है? उसके बाद अब क्लेफ्ट टंग के साथ सिंड्रोम एसोसिएटेड क्या होता है? सो बेसिकली सिंड्रोम एसोसिएटेड होता है हमारा ओरोफेशियल डिजिटल सिंड्रोम, ठीक है? अब बेसिकली इस सिंड्रोम के फीचर्स क्या होते हैं? तो एक तो हमें पता ही है क्लेफ्ट टंग होता है ना? और क्या होता है, एक इसमें हमारा फाइब्रस बैंड होता है लोअर एंटीरियर म्यूकोबक्कल फोल्ड में, ठीक है? और एक हमारा क्लेफ्ट होता है मैंडिबुलर एल्विलर प्रोसेस का, ठीक है? सो दीज वर द फीचर्स ऑफ द दिस ओरोफेशियल डिजिटल सिंड्रोम विच इज एसोसिएटेड विथ योर क्लेफ्ट टंग, ठीक है? सो बेसिकली अगर फीचर्स इतने अच्छे से नहीं भी याद होते हैं तो एटलीस्ट क्लेफ्ट टंग में इतना चीज इंपॉर्टेंट है कि क्लेफ्ट टंग के टाइप्स, वन इज योर कंप्लीट एंड वन इज योर पार्शियल, एंड इरिटेशन वगैरह कॉज होगी ऑब्वियस सी बात है, और इसके साथ सिंड्रोम एसोसिएटेड का नेम, ठीक है, ओरोफेशियल डिजिटल सिंड्रोम। नेक्स्ट वी कम टू फिशर टंग, या फिर इसको हम स्क्रॉटल टंग भी कहते हैं। ओके, सो बेसिकली इट इज अ वेरी यूजुअल सी कंडीशन है, ठीक है, वेरी कॉमन कंडीशन है, जिसमें क्या होता है, बेसिकली आपके ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं डॉर्सल और लेटरल सरफेस ऑफ द टंग पे, ठीक है? अब इटियोलॉजी क्या है इस चीज की? सो ये या तो आपका पॉलीजेनिक या फिर आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट मोड ऑफ इनहेरिटेंस हो सकता है, इसका मतलब हेरिडिटरी नेचर हो सकता है ना? या फिर ये आपका एज अ सीक्वल प्रेजेंट हो सकता है टू ज्योग्राफिक टर्म। ओके, नाउ वी कम टू क्लिनिकल फीचर्स। तो बेसिकली वैसे तो कही जाए तो इसमें कोई सेक्स प्रेडिलेक्शन होता नहीं है, बट हाँ कह सकते हैं हम कि स्लाइटली मेल प्रेडिलेक्शन होता है इसमें, स्लाइटली मेल प्रेडिलेक्शन। ओके, अब इसमें हमारी बेसिकली जो ग्रूव्स या फिर फरोज बनती है हमारी डॉर्सल और लेटरल सरफेस ऑफ टंग पे, वो हमारी 2 to 6 mm की होती है, ठीक है? ये हमारा एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, पर अगर हमारा उन फिशर्स के अंदर अगर हमारा फूड डेब्रिस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह एक्यूमुलेट करने लग गया तो हमारा बहुत ही रेयरली क्या होता है, माइल्ड बर्निंग सेंसेशन होती है, ठीक है? एंड बेसिकली न्यूमरस स्मॉल ग्रूव्स क्या होता है ना, बेसिकली इसमें कैरेक्टराइज ये किससे होता है, इसमें न्यूमरस स्मॉल ग्रूव्स होते हैं हमारे डॉर्सल सरफेस पे, और जो कि सारे ऐसे रेडिएट आउट कर रहे होते हैं सेंट्रल ग्रूव से, है ना? जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि एक बीच में आपको सेंट्रल ग्रूव दिख रही होगी टंग में, है ना, जहां से आपके छोटे छोटे से ग्रूव जो है वो रेडिएट आउट कर रहे हैं वहां से, है ना? सो दिस वाज ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट। और फिर ये ऐसे एक्सटेंड करते करते एकदम बिल्कुल देख रहे होगे आप लेटरल बॉर्डर ऑफ द टंग तक चले गए, है ना? एंड कहीं कहीं जगह आपको लॉब्यूल्स बनते हुए भी नजर आ रहे होंगे, राइट? सो सिमिलर लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद ये इंक्रीज करता है ना, फिशर्स हमारे बढ़ते जाते हैं इंक्रीजिंग एज के साथ। नाउ वी कम टू इट्स हिस्टोलॉजिकल फीचर्स। सो बेसिकली इसमें आपकी इंक्रीज थिकनेस होती है लमाइना प्रोप्रिया की, और लॉस ऑफ फिलिफॉर्म पैपिले होता है, हाइपरप्लेजिया होता है रेट एपेक्स का, है ना, न्यूट्रोफिलिक माइक्रोएब्सिस होते हैं एपिथेलियम के अंदर, और मिक्स्ड इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट होता है लमाइना प्रोप्रिया में।
ठीक है। एंड इसमें बेसिकली कोई भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा किस किस के साथ एसोसिएटेड होता है, हमारा फिशर टंग। तो बेसिकली हमारा तीन चीजों के साथ एसोसिएटेड होता है। वन इज योर डाउन सिंड्रोम, जिसके फीचर्स वगैरह हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, ठीक है। एंड वहां पे भी हमने वन ऑफ द फीचर ऑफ द डाउन सिंड्रोम पढ़ा था, फिशर टंग, ठीक है। सो बेसिकली हमारा डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। एक और ये हमारा मेल्कर्सन रोजेंथल सिंड्रोम के साथ भी एसोसिएटेड होता है, ठीक है। फिशर टंग हमारा मेल्कर्सन रोजेंथल सिंड्रोम के साथ भी एसोसिएटेड होता है। और एक तो हमने इटियोलॉजी में भी पढ़ा था कि एज अ सीक्वल प्रेजेंट होता है टू योर ज्योग्राफिक टंग, है ना। तो ये हमारा एसोसिएटेड, हम बोल सकते हैं इसको बेनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस या फिर उसका अदर नेम ज्योग्राफिक टंग के साथ। तो ये तीन चीजों के साथ एसोसिएटेड हो रहा है, डाउन सिंड्रोम, मेल्कर्सन रोजेंथल सिंड्रोम एंड योर ज्योग्राफिक टंग। सो डाउन सिंड्रोम हम भी हमने पढ़ लिया, राइट। ज्योग्राफिक टंग हम आगे अभी ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट अ लिटिल अबाउट मेल्कर्सन रोजेंथल सिंड्रोम। सो बेसिकली आपका ये जो मेल्कर्सन रोजेंथल सिंड्रोम है, ये बहुत ही रेयर कंडीशन है ना। एंड बेसिकली इस मेल्कर्सन रोजेंथल सिंड्रोम में ये किस तीन चीजों का ट्रायड होता है, और वो क्या क्या होती है। एक तो आपका किलाइटिस ग्रैन्युलोमेटोसा, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस ऑफ योर लिप्स, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें आपकी स्वेलिंग हो जाती है लिप्स की, ठीक है। सो वन एट इज किलाइटिस ग्रैन्युलोमेटोसा। अदर फीचर इज फेशियल नर्व पैरालिसिस, ठीक है। फेशियल नर्व facial nerve is the seventh nerve, okay, facial nerve is your seventh cranial nerve. So उसकी पैरालिसिस होती है, एंड एवरीबडी इज नो फेशियल नर्व पैरालिसिस को हम क्या बोलते हैं, बेल्स पाल्सी, है ना। और जो कि इंटरमिटेंट होती है, मतलब आती है जाती है, आती है जाती है, ठीक है, ऐसा सीन होता है इसका। उसके बाद थर्ड फीचर तो ऑब्वियसली जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, फिशर टंग, ठीक है। सो ये ट्रायड होता है तीन चीजों का, किलाइटिस ग्रैन्युलोमेटोसा, फेशियल नर्व पैरालिसिस एंड योर फिशर टंग। अब बेसिकली इसका एक मेन, ज्यादा हमें इसके डीप जाना नहीं है, बट मेन एक इसका हिस्टोलॉजिकल फीचर क्या होता है कि इसमें हमारा नॉन केजिएटिंग ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, नॉन केजिएटिंग ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन, ओके। बेसिकली किलाइटिस ग्रैन्युलोमेटोसा भी आपकी एक टाइप की मतलब ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन ही होता है, मतलब उसी में आपकी स्वेलिंग ऑफ द लिप्स होती है, बट बेसिकली वो आपका ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन ही होता है, ठीक है। थेरेपी में सो बेसिकली इसकी थेरेपी, इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इसमें हम इसको बंदे को इंट्रालीजनल स्टेरॉइड इंजेक्शंस देते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पे भी उसका लीजन है, उसी के विद इन हम उसको स्टेरॉइड के इंजेक्शंस देते हैं, राइट। नेक्स्ट वी कम टू योर मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस। इसका अदर नेम क्या है, पोस्टीरियर लिंगुअल पैपिलरी एट्रोफी, या इसका और अदर नेम क्या हो सकता है, सेंट्रल पैपिलरी एट्रोफी ऑफ द टंग। अब बेसिकली ये तीन नाम जो अभी हमने पढ़े इसके, है ना, इतने भारी भरकम, अभी जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा कि तीनों नाम कितने एप्रोप्रिएट है इसके लिए, ठीक है। तो पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर उस पॉइंट के साथ लिंक करेंगे हम इसके नेम्स को, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये हमारे एक एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है, मतलब एसिम्प्टोमेटिक भी कई बार दिक्कत भी दे सकता है ना। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन, अगर मतलब फंगल इन्फेक्शन होता है मोस्टली इस पे, तो अगर वो सब हो रहा है तो फिर आगे और दिक्कत होती है, वरना वैसे एसिम्प्टोमेटिक होता है। रोम्बॉइड शेप्ड का होता है, ठीक है, रोम्बॉइड शेप्ड का होता है, इलोंगेटेड, स्मूथ, एरिथमेटस पैच होता है ना, आपके मिड डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग के म्यूकोजा पे। तो अब आई थिंक ये फर्स्ट नेम तो क्लियर हो गया होगा, मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस सबको पता है, आइटिस आया और लास्ट में मतलब कि इन्फ्लेमेशन, तो ये इन्फ्लेमेशन है टंग का, है ना। रोम्बॉइड मींस रोम्बॉइड शेप का होगा, और मीडियन मींस कि एकदम मिड डॉर्सल सरफेस पे होता है टंग के, ठीक है, बीच में, मतलब डॉर्सल सरफेस में बीच में, ठीक है, पीछे की साइड पे बीच में। तो मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस बिल्कुल फिट बैठता है, ओके। फर्स्ट नेम तो इसका क्लियर हो गया, है ना। अब हम आते हैं इसकी इटियोलॉजी पहले, कि किस वजह से हो रहा है ये।
तो बेसिकली क्या होता है, इसमें हमारी कंजेनाइटल एब्नॉर्मैलिटी होती है ये टंग की। इसमें होता क्या है कि हमें टंग की एम्ब्रियोलॉजी हमें काफी हद तक क्लियर है ना। तो क्या होता है ना कि जो हमारे लेटरल हाफ्स होते हैं टंग के, ठीक है, जो हमारे लेटरल हाफ्स होते हैं टंग के, उनके फ्यूजन से पहले ही क्या होता है कि हमारा जो ट्यूबरकुलम इम्पार है, ये थर्ड स्वेलिंग है, ठीक है, ये हमारी रिट्रैक्ट नहीं कर पाती। क्या हो रहा है कि हमारे जो ये देखो 3 स्वेलिंग के उससे फ्यूजन वगैरह से हमारा टंग फॉर्म होता है। तो 2 स्वेलिंग समझ लो आप अपनी लेटरल हाफ को, और 1 स्वेलिंग होती है आपकी ट्यूबरकुलम इम्पार। तो बेसिकली ये लेटरल हाफ ऑफ टंग के फ्यूजन से पहले ये जो ट्यूबरकुलम इम्पार जो है ये रिट्रैक्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये पैपिला में डिवॉइड हो जाता है, ठीक है। तभी हम बार बार हम इसके नेम में बोल रहे थे पैपिलरी एट्रोफी। मतलब बेसिकली इसमें वो जो पार्ट होता है ना हमारा, वो पार्ट हमारा पैपिला डिवॉइड, मतलब डिवॉइड ऑफ पैपिला होता है, ठीक है, वहां पे पैपिला नहीं प्रेजेंट होता। सो द रीजन इज दिस, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा एक फोकल एरिया ऑफ ससेप्टेबिलिटी भी होता है क्रॉनिक इन्फेक्शन से। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे कैंडिडियासिस बहुत इजीली हो सकता है, कैंडिडा एल्बिकन का इन्फेक्शन बहुत इजीली हो सकता है, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द फोकल एरिया होता है इन्फेक्शन का, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो लीजन हमारा बेसिकली ओवॉइड हो सकता है, डायमंड हो सकता है, रोम्बॉइड शेप्ड हो सकता है, रेडिश पैच होता है ये बिल्कुल डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग पे, ठीक है, इमीडिएटली एंटीरियर टू सर्कमवेलिट पैपिला। ऑल नो सर्कमवेलिट पैपिला ऐसे वी शेप का एकदम पोस्टीरियर टंग पे होता है ना। तभी तो हम इसको बोल रहे हैं पोस्टीरियर लिंगुअल पैपिलरी एट्रोफी, क्योंकि एकदम पोस्टीरियरली आपका होता है, एंटीरियर टू सर्कमवेलिट पैपिला, बट है तो पोस्टीरियरली ना टंग के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। सो ये हमारा बिल्कुल ही फ्लैट और स्लाइटली एलिवेटेड एरिया की तरह दिखता है, और बिल्कुल टंग से इस तरीके से ये डिस्टिंक्ट होता है क्योंकि इसके ऊपर कोई फिलिफॉर्म पैपिला नहीं होता है ना। और इसमें बेसिकली हमारी मेल प्रिडोमिनेंस होती है, बिकॉज मेल इज टू फीमेल रेशियो हमारा 3:1 का होता है ना। और इसमें इसको हम किसिंग रीजन भी दिखता है इसमें हमें, क्योंकि कैसे, क्योंकि हमारा बेसिकली टंग के कांटेक्ट में हमारा मिड लाइन मतलब सॉफ्ट पैलेट आएगा टंग के कांटेक्ट में एरिया, तो वहां पे भी हमारा एरिथमा हो जाता है मिड लाइन पे, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें हमें किसिंग रीजन भी दिखता है। नाउ वी कम टू इट्स, जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा, यू कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई इन द फर्स्ट डायग्राम कि यहाँ पे आपको अभी टंग के डॉर्सल सरफेस पे, राइट, पोस्टीरियरली आपको एक ओवल शेप का आपको यहाँ पे एरिथमेटस पैच दिख रहा होगा, है ना। एंड दिस एरिया इज फुल्ली डिवॉइड ऑफ फिलिफॉर्म पैपिला, है ना। और ये सेकंड पिक्चर में आपको किसिंग लीजन दिख रहा है कि आप देख रहे हो यहाँ पे टंग का एरिया इस सॉफ्ट पैलेट से कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एक एरिथमेटस पैच आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, है ना। नाउ वी कम टू इट्स हिस्टोलॉजिकल फीचर्स। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, एट्रोफिक स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है, और ओकेजनली इसमें स्यूडो एपिथेलियोमेटस हाइपरप्लेजिया होता है। यहाँ पे अगर आपको वही कैंडिडा का इन्फेक्शन हो रहा है तो फंगल हाइफे वगैरह प्रेजेंट होते हैं, पैपिला लॉस होता है, और इलोंगेटेड रेटरेजेस होती है, और आपका लिम्फोसिटिक इनफिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। और कैंडिडल इन्फेक्शन के केस में आपकी केराटिन प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, तो कभी कभार आपको वहां से वाइट डिस्चार्ज भी निकलता हुआ दिखता है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अभी हम कितनी बार हमने इसमें बोला कि ये ससेप्टेबल होता है टू इन्फेक्शन, है ना। वो भी किससे, जो कि कॉज होता है कैंडिडा एल्बिकन से। सो क्या इन्फेक्शन कॉज होगा, ऑब्वियसली बात है कैंडिडियासिस वगैरह होगा, राइट। सो दिस इज अ फंगल इन्फेक्शन, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करोगे, एंटी फंगल एजेंट्स दोगे, जैसे कि आपके एम्फोटेरिसिन बी और निस्टैटिन, इजी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मीडियन रोम्बोइड ग्लोसाइटिस। नेक्स्ट वी कम टू योर बेनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस। ओके, अब इसके भी कई सारे अदर नेम्स है, जैसे कि आपका जियोग्राफिक टंग हो गया, आपका एरिथमा माइग्रेन्स हो गया, आपका वैंडरिंग रैश ऑफ टंग हो गया, ठीक है। तो अब इसमें भी अब हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सारे इसके नाम क्यों पड़े, ठीक है। सो बेसिकली
अब ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सोरियासिफॉर्म म्यूकोसाइटिस होता है डॉर्सम ऑफ द टंग का। ऑब्वियसली अब इस वर्ड को समझो। सबसे पहली बात, म्यूकोसाइटिस क्या हुआ, मतलब कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है म्यूकोजल सरफेस का, है ना। इसमें हमारा म्यूकोसाइटिस क्या हुआ, इसमें हमारा इन्फ्लेमेशन हो रहा है म्यूकोजल सरफेस का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वो डॉर्सम ऑफ द टंग के म्यूकोजल सरफेस पे हमारा इन्फ्लेमेशन हो रहा है, एंड ये हमारा सोरियासिफॉर्म म्यूकोसाइटिस होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली इसमें आप कहते हो कि इसमें आपको बहुत सारे एरिथमेटिस पैचेस वगैरह दिखेंगे, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि इट इज अ सोरियासिफॉर्म म्यूकोसाइटिस ऑफ योर डॉर्सम ऑफ द टंग, ओके। अब ये क्यों होता है, इसकी टियोलॉजी क्या है, तो बेसिकली इसकी एग्जैक्ट टियोलॉजी तो बहुत ही ज़्यादा अननोन है, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि इसमें वन ऑफ द जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, या फिर एक इमोशनल स्ट्रेस भी इस कंडीशन को प्रेसिपिटेट कर सकती है, ठीक है। नाउ वी कम टू इट्स क्लिनिकल फीचर्स। सो बेसिकली क्या होता है, ये जो लीजन है ये हमारा 1 to 3% ऑफ पॉपुलेशन में हो सकता है, और फीमेल्स हमारी मोर फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड होती है, इसीलिए हमारा फीमेल टू मेल रेशियो हमारा 2:1 का होता है। और ये हमें एंटीरियर 2/3 ऑफ द म्यूकोजा ऑफ द डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग पे हमें दिखता है ना। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें हमारा मल्टीपल बहुत सारे वेल डिमार्केटेड, है ना, एरिथमेटस डीपैपिलेटेड, मतलब कि यहाँ पे भी हमारा लॉस ऑफ पैपिला है ना, पैचेस दिखते हैं, और वो सराउंडेड होते हैं हमारे स्लाइटली एलिवेटेड येलो व्हाइट स्कैलोप्ड बॉर्डर के साथ, है ना। और ये सब हमारा सिर्फ और सिर्फ डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग पे लिमिटेड है, ओके। अब हमने दो इसके अदर नेम्स पढ़े थे, अभी हमने इसके दो अदर नेम्स पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा इसका वैंडरिंग रैश ऑफ टंग। हम इसको वैंडरिंग रैश ऑफ टंग क्यों कहते हैं, ठीक है, हम इसको वैंडरिंग रैश ऑफ टंग क्यों कहते हैं, बिकॉज क्योंकि हमारा जो अभी हमने पढ़ा कि हमारा इसमें व्हाइट बॉर्डर्स के जो पैटर्न होते हैं वैसे चेंज होते रहते हैं, वैंडरिंग मतलब कोई चीज ऐसे घूमती जा रही है ना। तो इसमें भी हमारा क्या होता है ना, बेसिकली हमारा चेंजिंग पैटर्न होता रहता है व्हाइट बॉर्डर्स का। और इसको हम ज्योग्राफिक टंग क्यों कहते हैं, इसको हम ज्योग्राफिक टंग इसलिए कहते हैं बिकॉज हमारा वो जो डीपैपुलेटेड एरिया होता है ना, जहाँ पे हमें पैचेस वगैरह दिख रहे हैं, रिदमेटस पैचेस, वो हमारा बिल्कुल कंटिनेंटल आउटलाइन ऑफ ग्लोब से सिमिलर होता है। मतलब जैसे ग्लोब्स में आपको दिखते हैं ना, आपको ऐसे जगह जगह आपको स्टेट्स बनी हुई दिखती है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पे ऐसे डीपैपुलेटेड एरियाज दिखते हैं, ठीक है। सो ये अदर नेम्स इसके क्लियर हो गए। Now we come to its, again you can see in this picture, राइट। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे एरिथमेटिस पैचेस दिख रहे हैं, है ना, एरिथमेटिस डीपैपुलेटेड पैचेस, और यहाँ पे आपको ऐसे स्कैलोप्ड व्हाइट बॉर्डर्स दिख रही है ना, एलिवेटेड सी। अब इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स क्या, ऑब्वियसली बात है, हाइपर पैराकेराटोसिस होगी, है ना, एकैंथोसिस होती है। एकैंथोसिस क्या होती है, एकैंथोसिस मतलब होती है कि अगर आपका स्पाइनस लेयर की थिकनेस, मतलब एपिथेलियम की आपने लेयर्स तो पढ़ी होंगी यार, बेसल लेयर, फिर स्पाइनस लेयर, एक आपकी ग्रैन्युलर लेयर होती है ना, आपने लेयर्स पढ़ी होंगी एनाटॉमी में एपिथेलियम की। सो बेसिकली एकैंथोसिस क्या होती है कि आपकी स्पाइनस लेयर ऑफ एपिथेलियम की थिकनेस जब बढ़ जाती है उसको हम एकैंथोसिस कहते हैं, ओके। सो इसमें आपको हाइपर पैराकेराटोसिस होता है, एकैंथोसिस होता है, एलोंगेटेड रेटेड एजेस होते हैं, ओके। और जो आपको रेड एरियाज दिख रहे हैं, मतलब वो जो आपको एरिथमेटिस पैचेस दिख रही है, वहां पे आपका केराटिन डीस्क्वामेटेड हो जाएगा, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी एपिथेलियम के अंदर, है ना। और एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल फीचर होता है ज्योग्राफिक टंग का, दैट इज योर मोनरोज एब्सिस, ठीक है। जब हम आगे स्किन डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखोगे आपको कहीं पे मोनरोज एब्सिस दिखेगा, ठीक है। सो मोनरोज एब्सिस क्या होता है, मोनरोज एब्सिस बेसिकली आपका कलेक्शन होता है न्यूट्रोफिल्स का केराटिन और स्पाइनस लेयर ऑफ एपिथेलियम में, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, तो बेसिकली ज्योग्राफिक टंग का एज सच कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं, इसमें हम सिर्फ बंदे को हैवी डोजेस ऑफ विटामिन और हम टॉपिकल स्टेरॉइड्स देंगे, ठीक है।
इसमें हम उसको हैवी डोजेस देंगे विटामिन की और टॉपिकल स्टेरॉइड्स की। नाउ वी कम टू द हेयरी टंग, ठीक है। तो बेसिकली दिस हेयरी टंग को हम ब्लैक हेयरी टंग भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम लिंगुआ नाइग्रा भी कह सकते हैं, और इसको हम लिंगुअल विलोसा भी कह सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारा क्या होता है, ये हमारा डिफेक्टिव डिस्क्वामेशन होता है, या फिर ये हमारी हाइपरट्रॉफी होती है फिलीफॉर्म पैपिला की, ठीक है, डॉर्सल सरफेस पे। तो बेसिकली हमारा जो डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग होता है उस पे हमारा डिफेक्टिव डिस्क्वामेशन या फिर हमारी या फिर हमारी हाइपरट्रॉफी हो जाती है फिलीफॉर्म पैपिला की, और जो हमें बिल्कुल हेयर लाइक अपीयरेंस की तरह दिखती है, जो कि आपको इस डायग्राम में भी दिखेगा, ठीक है, हेयर लाइक अपीयरेंस। ओके, नाउ बेसिकली अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा आपका केराटिन भी एक्यूमुलेट हो जाता है फिलीफॉर्म पैपिला ऑफ द डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग पे, है ना, जिसकी वजह से मतलब वही आपको हेयर लाइक अपीयरेंस दिखता है। बेसिकली हेयर्स नहीं होते, वो आपका केराटिन का एक्यूमुलेशन वगैरह होता है जो आपको हेयर लाइक अपीयरेंस शो करता है। नाउ अब हम आते हैं इसकी इटियोलॉजी, तो ये किस वजह से हो सकता है, क्रॉनिक स्मोकर्स में हो सकता है, या फिर ये कैनेडा अल्बिकेंस वगैरह के इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, या फिर ये सिस्टमिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो सकती है, जैसे कि अनीमिया और आपका गैस्ट्रिक अपसेट, या फिर आपका कुछ ड्रग्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स में हम पेनिसिलिन बोल देंगे, या फिर ये आपका एक्सरे रेडिएशन की वजह से हो सकता है, या फिर पुअर ओरल हाइजीन, कि अगर कोई टूथब्रश नहीं करता ढंग से या फिर सॉफ्ट डाइट लेता है बिना किसी रफेज के, सो दीज कैन बी और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स विच बेसिकली सपोर्ट दिस डिस्टर्बेंस, ठीक है, हेयर रिटर्न। ओके, नाउ वी कम टू इट्स क्लिनिकल फीचर्स। सो बेसिकली इसमें आपको एक पिगमेंटेड थिक मैटेड लेयर बनती दिखती है टंग सरफेस पे, एज यू कैन वेरी इजीली सी, यहाँ पे आपको एक थिक मैटेड सरफेस दिख रही होगी टंग सरफेस पे ना, ब्लैक ब्लैक कलर की, और ये हेविली कोटेड होती है बैक्टीरिया और फंजाई से। ओके, एंड जो भी हमारे मेल्स होते हैं, ठीक है, तो मतलब वो मेल्स हमारे HIV पॉजिटिव जो मेल्स होते हैं, या फिर जो हमारे HIV नेगेटिव इंडिविजुअल्स होते हैं, बट वो कॉन्टिन्यूसली मतलब IV ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, मतलब कि वो इंट्रावेनसली ड्रग्स लेते रहते हैं, वो लोग ज्यादा प्रोन होते हैं इस हेयरी टंग से, ठीक है। और वो इसमें हमें एक तो हेयर लाइक अपीयरेंस दिखता है, इसमें हमें हैलिटोसिस होती है, हैलिटोसिस मतलब बैड ब्रेथ होती है, इरिटेशन होती है टंग की, क्योंकि हमारा फूड डेब्रिस वगैरह वहाँ पे एक्यूमुलेट करता रहता है, और ऑब्वियसली बात है हेयर लाइक अपीयरेंस होता है तो हमें सॉफ्ट पैलेट पे थोड़ी बहुत टिकलिंग होती है, गैगिंग सेंसेशन होता है ना। कैंडिडल ओवरग्रोथ होने की वजह से हमारा ग्लॉसोपायरोसिस भी हो सकता है ना, ग्लॉसोपायरोसिस मीन्स बर्निंग टंग को हम कहते हैं ग्लॉसोपायरोसिस, ठीक है। सो दिस कैन बी द क्लिनिकल फीचर्स। अब इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, बेसिकली डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इसका क्या होता है ना, कि आपका मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस मीन्स इसी से रिलेटेड कई सारी ऐसी डिसीजेस होती है जिसकी जो इसकी तरह मतलब दिख सकती है ना। सो इट कैन बी योर कैंडिडियासिस, और इट कैन बी योर ओरल लाइकेन प्लानस, और इट कैन बी योर ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया। ओके, अच्छा अगर एक बात बताओ, अगर आपको ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया और आपको इस हेयरी टंग में डिफरेंशिएट करना हो, तो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस। बेसिकली क्या करते हैं ना, ओरल अगर हम इसकी पंच बायोप्सी करेंगे, ठीक है, अगर हम इसकी पंच बायोप्सी करेंगे, और पंच बायोप्सी करने के बाद जब हम इसमें इम्यूनोस्टेनिंग कर देते हैं, तो अगर तो हमें एप्स्टिन वायरस मिलता है, एप्स्टिन बार वायरस, है ना, तो इसका मतलब है कि यार बंदे को ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया है, क्योंकि ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया का वन ऑफ द कॉजिटिव वायरस क्या होता है, सेम एप्स्टिन बार वायरस। पर अगर आपको एप्स्टिन बार वायरस नहीं मिलता, तो इसका मतलब कि बंदे को हेयरी टंग है। वेरी इजी। ओके, नाउ वी कम टू इट्स हिस्टोलॉजिकल फीचर्स। सो बेसिकली हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में क्या आता है, आपका एलोंगेटेड फिलीफॉर्म पैपिला आता है, हाइपर कैरोटोसिस होती है, और इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन होती है, और कैंडिडल सीडो हाइफे होते हैं। ओके, नाउ वी कम टू इट्स ट्रीटमेंट। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, यहाँ पे ब्रशिंग और स्क्रैपिंग ऑफ द टंग होती है
है ना। हम मतलब क्या कर सकते हैं, हम इसके ट्रीटमेंट में हम प्रॉपर ब्रशिंग कर सकते हैं या फिर हम टंग स्क्रैपिंग कर सकते हैं, है ना। और हम पैपिलास को सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे हमारा पैपिला का ही कुछ ज़्यादा ही कुछ ओवर डिफेक्ट हो रहा है ना। So now basically we come to our lingual thyroid nodule. Okay. सो बेसिकली क्या होता है इसमें लिंगुअल थायराइड नोड्यूल, कि इसमें जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं थायराइड टिश्यू के, वो हमें मिलते हैं सब्सटेंस ऑफ द टंग में। लाइक वेरी क्लियरली यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सी लाइक यहाँ पे आपको एकदम पोस्टीरियर साइड पे अगर आप देखो टंग के, तो आपको एक ऐसे डोम शेप चीज दिख रही होगी, दैट इज योर बेसिकली द फॉलिकल ऑफ द थायराइड टिश्यू, जो आपको वहां पे से टंग पे प्रेजेंट दिख रही है, राइट। सो ओके, अब ये क्यों होता है हमारा, ये हमारा होता है क्योंकि हमारा एक थायराइड एनलेज जो होता है वो हमारा माइग्रेट नहीं कर पाता अपनी प्री डिस्टाइन पोजीशन पे, ठीक है। या फिर हमारे कुछ एनलेज रेमिनेंट्स होते हैं जो हमारे डिटैच होके यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब या तो वो अपनी जगह पे नहीं जा पाता या फिर उस जगह से डिटैच होके वो यहाँ पे आ जाता है। एनलेज एनलेज हम कर रहे हैं, व्हाट डज दिस एनलेज मीन्स, एनी रूडिमेंट्री बेसिस, मतलब कोई भी रूडिमेंट्री पार्ट किसी भी ऑर्गन का, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना आपका कि मतलब थायराइड है, थायराइड का एक रूडिमेंट्री पार्ट या तो अपनी जगह पे पहुंच नहीं पाया या फिर वो आपकी स्टंग पे आ, मतलब वहां से डिटैच होके यहाँ आ गया, ठीक है। नाउ वी कम टू द क्लिनिकल फीचर। सो अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है। सो बेसिकली ये हमारा एक नोडुलर मास की तरह अपीयर करता है ना, बेस ऑफ द टंग के पास, एकदम फोरामेन सीकम के पोस्टीरियरली, ठीक है, फोरामेन सीकम के पोस्टीरियरली एक नोडुलर मास की तरह दिखता है, राइट। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, आपको दिख भी रहा है ना, बिल्कुल आपको ये डोम शेप नोडुलर मास की तरह दिख रहा है। और ये डीपली सिचुएटेड होता है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता है इसका, साइज इसका वैरी करता है 2 से 3 सेंटीमीटर। और इसमें बेसिकली 3Ds होते हैं आपको, डिस्फेजिया, डिस्पनिया और डिस्फोनिया, है ना। डिस्फेजिया मतलब ढंग से ना खा पाना, डिस्पनिया मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा एयरवे प्रॉब्लम हो जाता है ना, एंड डिस्फोनिया मतलब डिफेक्ट इन योर स्पीच। और बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ी सी फुलनेस ऑफ थ्रॉट होती है, ऑब्वियसली आपको ऐसा कुछ लगता है ना कि यहाँ पे कुछ अटका हुआ पड़ा है आपके थ्रॉट पे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिखते हैं, डिस्फेजिया, डिस्पनिया, डिस्फोनिया और फुलनेस ऑफ थ्रॉट। और इसमें बेसिकली बहुत ज्यादा ही फीमेल प्रीडोमिनेंस होती है, बिकॉज फीमेल इज टू मेल रेशियो यहाँ पे आपका 7:1 होता है, ठीक है। अब बेसिकली इन दिस पिक्चर हमने सीटी स्कैन किया जब बंदे के नेक का, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, आपको यहाँ पे आपको टंग दिख रही होगी, एंड टंग के आपको बिल्कुल बेस पे आपको लिंगुअल थायराइड नजर आ रहा होगा, ठीक है। सो सिमिलर पिक्चर, मतलब दिस ऐसा आपको जब आप सीटी स्कैन करोगे नेक का, तो लिंगुअल थायराइड नोड्यूल के केसेस में आपको कुछ इस टाइप की पिक्चर विजिबल होगी, okay. नाउ वी कम टू इट्स हिस्टोपैथ। तो बेसिकली लिंगुअल थायराइड नोड्यूल बिल्कुल नॉर्मल मेच्योर थायराइड टिश्यू के जैसा होता है, ठीक है, कुछ डिफेक्ट नहीं होता, जस्ट योर लाइक योर नॉर्मल थायराइड टिश्यू। और ओकेजनली थायराइड नोड्यूल्स हमें कभी कभार यहाँ पे क्लोइड डिजनरेशन भी एग्जिबिट कर सकता है, ठीक है। इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होती है, आपको थायरोग्लॉसल सिस्ट की तरह दिख सकता है, बिकॉज थायरोग्लॉसल सिस्ट भी कहीं ना कहीं इसी पोजीशन पे लाई कर रही होती है, ठीक है। ये आपको किसी भी नियोप्लाज्म या ट्यूमर वगैरह की तरह आपको दिख सकता है। ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, ऑब्वियसली आपको इसका सर्जिकल एक्सीजन करना पड़ेगा, और इसमें आप बेसिकली सप्रेसिव थेरेपी देते हो, है ना। सप्लीमेंटल थायराइड हार्मोन जो है वो रिड्यूस कर सकता है साइज ऑफ द लीजन को, है ना। So now we come to the last developmental disorder, which is your lingual varices. Okay, या फिर इसको हम lingual varicosities भी कहते हैं। So basically varix मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात है varices मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी आपकी dilated या फिर tortuous vein है, ठीक है। बेसिकली अब इसका पैथोजेनेसिस क्या है, ये कैसे होता है। तो अगर किसी भी वेन को हम इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर देंगे, मतलब अगर किसी भी वेन का
हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर हम बढ़ा देंगे और वो अपने सराउंडिंग टिश्यू से बिल्कुल पुअरली सपोर्टेड होगी, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा, तो हमारा ये लिंगुअल वायरसेस होता है। तो इसमें हम कौन से वेन की बात करेंगे? ऑब्वियसली जो टंग की वेन होती है, जो टंग को सप्लाई करता है, हमारा विनस सप्लाई होता है, अगर वहां पे हम उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा रहे हैं और अगर वो ढंग से अपने सराउंडिंग टिश्यू से सपोर्ट भी नहीं हो पा रही है, तो वो लिंगुअल वायरसेस कॉज करेगी। अब ये कैसा दिखता है? ये हमें बिल्कुल रेड और पर्पल क्लस्टर्स ऑफ वेसल्स की तरह हमें दिखता है वेंट्रल और लेटरल सर्फेस ऑफ द टंग पे और फ्लोर ऑफ द माउथ पे। ठीक है, एज यू कैन वेरी क्लियरली सी इन द पिक्चर, आपको बिल्कुल पर्पल तरीके का वेसल आपको दिख रहा होगा एकदम वेंट्रल सर्फेस ऑफ द टंग पे, है ना। सो और इसकी मतलब ये तो इसकी कॉमन साइड्स थी, वेंट्रल और लेटरल सर्फेस ऑफ द टंग और फ्लोर ऑफ द माउथ। बाकी एक और कौन सी साइड्स पे आ सकता है? अपर लिप पे भी हो सकता है, लोअर लिप पे भी हो सकता है और बकल मिकोजा पे भी हो सकता है। और बेसिकली ये जो लिंगुअल वायरसेस है, ये हमें एक तरीके से एजिंग प्रोसेस हमारा रिप्रेजेंट करता है ना। और इसका जो एज इंसिडेंस होता है वो मोर देन 60 ईयर्स होता है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली जब बंदा 60 ईयर्स से ज्यादा चला जाता है तो ये चीजें कॉमनली होने लगती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी एजिंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो बेसिकली अब हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें? हमने इस पूरे उसमें हमने पढ़ा है डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ द टंग, है ना। जिसमें हमने सबसे पहले हमने पढ़ा आपका माइक्रोग्लॉसिया, फिर हमने पढ़ा आपका मैक्रोग्लॉसिया, देन वी हैव स्टडीड अबाउट एंकाइलोग्लॉसिया, राइट। Then we have studied about your cleft tongue, then about the fissure tongue, then about your median rhomboid glossitis, then your benign migratory glossitis, है ना, geographic tongue, then your hairy tongue, then your lingual thyroid nodule and lingual varices. So these all are the developmental disturbances of the tongue, है ना, and this is your end of the topic. So I hope you understand well in my video, and in description box there will be a small Q&A session for you guys, and don't forget to like, comment and subscribe to my channel. Thank you.